हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के 15वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सरकार के प्रकार। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, संघात्मक और एकात्मक के बारे में। एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आज परीक्षाओं में इस चैप्टर से हर बार सवाल बनते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कि संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। त्रिशंकु का मतलब होता है दोस्तों गठबंधन वाली सरकार। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, आम संसदीय चुनाव के पश्चात जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम होता है चुनाव के पश्चात मिली जुली अर्थात गठबंधन की सरकार या पुनः नए निर्वाचन की घोषणा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे भैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों मिशेल्स ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल पार्टी में अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन हो, उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथ में होता है। उनके अनुसार लोगों का बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। शातिर लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो यह है दोस्तों अल्पतंत्र का लौह नियम। इसको मिशेल्स ने प्रतिपादित किया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों कोकर का। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसिस विलियम कोकर ने अपनी प्रसिद्ध रचना रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक्विनास के बारे में कहा कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उनकी महान देन है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि। क्या कहा जाता है? कि संसद पर कैबिनेट यानी कि मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्या है पूरा मामला? चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अपने बहुमत के बल पर ही मंत्रिपरिषद का संसद पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व और व्हिप जारी करना जैसे प्रावधानों की वजह से संसद कैबिनेट पर नहीं बल्कि कैबिनेट संसद पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसमें नोट में लिखा है दोस्तों कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में राजा के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर तो है, पर उसका उपयोग सामग्री एन के समय से नहीं हुआ है। तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में यह बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है दोस्तों संसदीय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कार्यपालिका और विधायिका के
पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन का विभाजन किया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? तो यह कथन है दोस्तों रैमजे मेयर का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में यह कथन रैमजे मेयर का है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानव से की है, जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है। तो नौकरशाही से संबंधित रैमजे मेयर के इस कथन को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का अभिभाषण, बी संसदीय प्रश्न, सी किसी विषय पर आधे घंटे की बहस और डी बजट पर चर्चा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण दोस्तों संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है, जबकि संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पर चर्चा आदि संसदीय नियंत्रण की विधि होती है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, संसदीय साधारण निर्वाचन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष सदन का सत्र प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के समवेत सभा के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत करता है। इस अभिभाषण का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की विधि के अंतर्गत नहीं आता है और न ही इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? किसके अधीन है? तो वह है संसद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कानूनी संप्रभुता का संबंध उस संस्था से है जिसे अंततः कानून निर्माण का प्राधिकार प्राप्त है। भारत में कानून निर्माण के लिए अंतिम रूप से संसद उत्तरदायी है, अतः कानूनी संप्रभुता इसी के अधीन है भारत में। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो वह है दोस्तों गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत कई राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि भारतीय संसद का प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार की सरकारों की स्थापना की जाती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। एक संघात्मक संविधान में सामान्यतः अग्रलिखित आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1, शक्तियों का विभाजन। नंबर 2, संविधान की सर्वोपरिता। नंबर 3, लिखित संविधान। एवं नंबर 4, संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया। नंबर 5, न्यायपालिका का प्राधिकार।
संघात्मक संविधान के उपर्युक्त वर्णित सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं? किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वे बाहरी होते हैं। क्या है पूरा मामला? चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए भैया, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। ठीक, विधानमंडल उसके कार्यकाल में उनको पद से नहीं हटा सकती है। कार्यपालिका भी विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए भैया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अर्थात इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का अपना अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है और कोई किसी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्तियों आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान दलगत विवादों से मुक्त रहता है। उसकी कालावधि निश्चित होती है और सरकार में अस्थायित्व होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान अपने मंत्रिमंडल में पूरे देश से योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। उसकी पसंद संसदीय प्रणाली की भांति केवल विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं रहती है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली की इन विशेषताओं को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है किस आधार पर? तो वह है दोस्तों विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। अर्थात इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात संसदीय व्यवस्था शक्तियों के संयुक्तिकरण सिद्धांत के आधार पर काम करती है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अन्य में पहला है दोस्तों कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन कहा जाता है। दूसरा है कार्यपालिका के स्वतंत्र कार्य क्षेत्र के कारण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संकट काल के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। पूछ सकता है कि कौन सी शासन प्रणाली संकट काल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो वह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 13, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है ए, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वास्तविक और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं होते। उनकी नियुक्ति और पदच्युति में राष्ट्रपति स्वतंत्र है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंतर संबंधित नहीं है। अतः राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो वह है दोस्तों वाल्टर बेजहार्ट। ऑप्शन नंबर सी। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर बेजहार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष क्या होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है। किसका प्रधान है? राज्य तथा सरकार दोनों का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति या राजा राज्याध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान दोनों होता है। ध्यातव्य है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है? व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे पदच्युत करता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वे होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो वह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां इस प्रकार की शासन व्यवस्था
स्थापित की गई थी, जो आगे चलकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। विश्व में सबसे पहले अमेरिका में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई थी, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन का विकास परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर हुआ, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वह है, क्या है? तो वह है दोस्तों राजनीतिक दल। संसदीय सरकार दोस्तों राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का आधारभूत स्थान रहता है। राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केंद्र होते हैं। संसदीय सरकार में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास घूमती रहती है। संसदीय निर्वाचन में भाग लेना, बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाना तथा अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना राजनीतिक दलों का कार्य है। तो इस प्रकार दोस्तों राजनीतिक दल जो है वह संसदीय शासन प्रणाली में बहुत जरूरी है। आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, संसदात्मक शासन प्रणाली में संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं तथा मंत्री लोग कार्यपालिका से संबंधित कार्यों के साथ साथ व्यवस्थापिका के कार्यों यानी कि विधान निर्माण में भी भाग लेते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी कार्यकारिणी से संबंधित कार्यों के लिए विधानमंडल में उत्तर देना पड़ता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में मुख्यतः कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? तो वह है विधायिका के प्रति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो वह है दोस्तों व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या होता है? नाम मात्र की शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। एक संसदीय सरकार में दोस्तों राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति को है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। संसदीय सरकार यानी कि संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रधान हेड ऑफ स्टेट तथा सरकार का प्रधान हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। दो चीज होता है। संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है तथा यह संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। कौन होता है? संवैधानिक प्रधान। ऑप्शन नंबर डी। संसदीय सरकार के तहत दोस्तों राज्य का जो प्रधान होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति हैं, वे संवैधानिक प्रधान होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो वह है दोस्तों केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को और जानते हैं संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं। इसमें पहला है दोस्तों शक्तियों का विभाजन, दूसरा है संविधान की सर्वोपरिता, तीसरा है लिखित संविधान, चौथा है संविधान की परिवर्तनशीलता और पांचवा है न्यायपालिका का प्राधिकार। तो यह है दोस्तों संघीय संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण। आप लोग इसको जानते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इस कारण से भारत एक संघात्मक राज्य है। संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण दोस्तों संघात्मक राज्य की विशेषता है और यह विशेषता भारत में पाई जाती है, इसलिए भारत एक संघात्मक राज्य है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है? कि विधायिका और कार्यपालिका का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर ही संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों में वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार विधायिका कार्यपालिका संबंध है। तो आप लोग भी इसको याद रखेंगे। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, न उसे विधानमंडल अपने पद से हटा सकती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, बी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सी, कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, डी, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसमें दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। दोहरी कार्यपालिका अर्थात नाम मात्र यानी कि संवैधानिक की और वास्तविक कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका का विभाजन इस प्रकार नहीं होता है। ऐसी व्यवस्थाओं में एक ही प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालक राष्ट्रपति ही होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो वह है दोस्तों संघात्मक व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि संघात्मक व्यवस्था वाले देश की संसद में दो सदन होते हैं, एक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक राज्य का। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। शासन सत्ता के मुख्य केंद्र में व्यवस्थापिका का द्विसदन होना आधुनिक संघात्मक राज्यों की मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसे संघ की व्यवस्थापिका में मुख्यतः द्वितीय उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इस सदन के सदस्य केंद्र में अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधि निर्माण से संबंधित राज्य के हित का ध्यान रखते हैं। अमेरिका में सीनेट, भारत में राज्यसभा व्यवस्थापिका में संघात्मक शासन के लक्षण हैं। द्विसदनवाद संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशिष्टता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। एक पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है
संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा है संघीय सरकार एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण। तीसरा है संघ एवं इकाइयों के मध्य विवादों के समाधान हेतु एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता। और चौथा है संघ द्वारा नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु द्विसदनीय व्यवस्था आदि। तो संघात्मक शासन प्रणाली की इन विशेषताओं को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो वह है दोस्तों संघीय व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर सी। संघीय व्यवस्था वाले देश में दोस्तों दोहरा शासन होता है, एक केंद्र का और दूसरा राज्य का। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। संघीय व्यवस्था केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में दोहरी शासन पद्धति की व्यवस्था करती है। संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं, उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि संघीय व्यवस्था वाले राज्य में केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य के हिसाब से काम होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतया दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जाती है, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक है। वहां का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। संविधान को मुख्यतया दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, परिसंघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। परिसंघात्मक संविधान वह है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है। इसमें दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? तो वह है दोस्तों औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। अमेरिका में सरकार का स्वरूप अध्यक्षात्मक है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार नाममात्र औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन है ए प्रशासनिक एकता, बी प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, सी राष्ट्रीय एकता, डी राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। एकात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन का समन्वय एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ही संघीय शासन व्यवस्था को उपयोगी माना जाता है। एकात्मक शासन के बारे में कहा जाता है कि केंद्रीय सत्ता में रक्त की अधिकता है और स्थानीय संस्थाएं रक्ताभाव से पीड़ित हैं। तो इस प्रकार दोस्तों एकात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय नहीं पाया जाता है। वहां की यह एक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 36, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है? तो वह है दोस्तों स्ट्रॉग, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 37। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या और जानते हैं एकात्मक व्यवस्था के लक्षण के बारे में। शक्तियों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्रमशः एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली का मूल लक्षण है। डायसी के अनुसार एक केंद्रीय सत्ता द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। अन्य अभिकरण अपनी शक्तियों के लिए उस केंद्रीय सत्ता पर निर्भर रहते हैं। तो यह है दोस्तों एकात्मक व्यवस्था का लक्षण। क्वेश्चन नंबर 38। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? तो वह जानी जाती है दोस्तों एकात्मक सरकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है तथा शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार ही सर्वोपरि होती है। विविध प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें प्रशासकीय कुशलता के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं, जो इन्हें आवश्यक सत्ता प्रदान करती हैं और इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। तो यह विशेषता है दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था की। इसको जानते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीय शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों डायसी का। एबी डायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून निर्माण की शक्ति को देखते हुए उपर्युक्त कथन को उद्धृत किया है। तो इसको जानते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? ऑप्शन है ए यूएसए, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी यूके। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूके। यूके दोस्तों यानी कि ब्रिटेन एकात्मक राज्य है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए एकात्मक राज्य में सरकार की एक ही इकाई होती है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे प्रदेश में होता है। प्रदेश को छोटी छोटी सरकारी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें सीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां इन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। यूके एक एकात्मक राज्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है।